एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्विन ब्रोस। आई एम जूही एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड वी आर गोइंग टू कवर द होल चैप्टर इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम सबसे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। आपको पता है ये फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम सीखेंगे कैसे फूड बॉर्न इलनेसेस होती हैं, वो होती कैसे हैं, वो उनके बारे में हम ज्यादा जानेंगे। एंड देन वी नो अबाउट नेशनल इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड द रोल इन इंश्योरिंग फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए कि हमारा खाना कैसे अच्छा रहे, फ्रेश रहे, सेफ रहे। तो वो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कि हमारा इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। देन वी विल ऑल्सो बी एक्वेंटेड विद वेरियस करियर एवेन्यूज एंड ऑप्शन इन दिस एरिया। सो चलिए शुरू करते हैं। सो वी ऑल नो कि फूड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हेल्दी सेफ फूड खाना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि इट इज एसेंशियल दैट वी कंज्यूम होलसम एंड सेफ फूड। और अनसेफ फूड खाने से क्या होता है, फूड बॉर्न डिजीजेस। फूड बॉर्न डिजीज मीन्स कि जो डिजीजेस खाने से हुए हैं, गलत खाना खाने से हुए, दैट इज कॉल्ड फूड बॉर्न डिजीजेस। यहाँ पे वही बताया हुआ है दैट कंटामिनेशन से, एडल्ट्रेटेड फूड मतलब कुछ खाना अलग से खाने के अंदर मिलाया हुआ है तो उससे वो अनहेल्दी बन जाता है, या फिर अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो इसलिए कहा हुआ है कि इन सब से क्या होता है, हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचता है। और सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा पाया गया है कि बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन है और इलनेसेस बढ़ रही है फूड बॉर्न डिजीजेस की वजह से। फूड बॉर्न इलनेसेस कैन नॉट ओनली रिजल्ट इन मोर्टेलिटी, मतलब कि केवल डेथ नहीं होती उससे, बट उससे ट्रेड टूरिज्म में भी काफी नुकसान होता है। लीड टू लॉस ऑफ अर्निंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिटिगेशन एंड दस कैन इम्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे सिर्फ डेथ नहीं होती है, हेल्थ खराब नहीं होती है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ में भी रुकावट आती है। इसलिए फूड सेफ्टी और क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस। तो पहला मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Rama is a working woman. She feels that her dependencies on processed food are increasing day by day. Highlight the reason for increase in use of processed food. तो इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि उसका जो वर्किंग वुमन है वो इसकी वजह से वो घर पे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही है, वो ज्यादा खाना नहीं बना पा रही है, तो प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रही है बिकॉज दे आर इजी टू कुक एंड बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता है। तो हमें बताना है कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो ये हाईलाइटेड है यहाँ पे। Advancement in technology and processing, higher per capita incomes and better purchasing power as well as increased consumer demand have led to variety of processed food for health, functional foods being manufactured. Technology बढ़ रही है, प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही है, हायर पर कैपिटा इनकम मतलब कि लोगों की सैलरीज जो है बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो इसलिए हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और उस वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। बेटर परचेजिंग पावर, अब लोग ज्यादा सामान ले पा रहे हैं और इसलिए वो उनके पास ज्यादा पैसे हैं, वो ज्यादा सामान ले पा रहे हैं, इसलिए वो डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी ऑन प्रोसेस्ड फूड बढ़ रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ फूड स्टफ रॉ एज वेल एज प्रोसेस्ड इज ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ये सिर्फ किसी प्राइवेट या इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि अच्छा क्वालिटी का फूड सबको प्रोवाइड होना चाहिए, पूरी पब्लिक के लिए। तो दिस इज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। इन द पास्ट डिकेड सेफ्टी चैलेंजेस फेस्ड ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया चेंज सिग्निफिकेंटली एंड इशूज रिलेटेड टू फूड क्वांटिटी एंड फूड सेफ्टी हैव गेन ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस। तो ये बिकॉज ये सबके लिए है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस आ गई है, इस पे बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ पे बता रखा है कि इन द पास्ट डिकेड सेफ्टी चैलेंजेस हैव चेंज्ड। अब चेंज क्यों है सेफ्टी चैलेंजेस, वो हम देखते हैं। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत जल्दी बदल रहा है। ईटिंग हैबिट्स आर चेंजिंग, मोर पीपल आर ईटिंग आउटसाइड देयर होम्स। ज्यादातर लोग अब बाहर का खाना खा रहे हैं। फूड्स आर प्रिपेयर्ड बल्क हैंडेड बाय मेनी पर्सन। ऐसा नहीं कि घर में बन रहा है किसी एक आदमी से, नहीं, बहुत सारे लोग मिलके बना रहे हैं, बल्क हैंडल्ड हो रहा है। इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाना जो है वो एकदम सेफ रहे कंज्यूमिंग के लिए। प्रिपेयर्ड मेनी आवर्स इन एडवांस, ऐसा नहीं कि एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, तो इसलिए प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रोसेस हो रहा है या नहीं, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड वेरी अहेड ऑफ टाइम। और अगर हमने अच्छे से उसको स्टोर नहीं किया
then it may spoil. एक और फैक्टर क्या है? There are many processed and packaged food. Safety of these are important. Process होते हैं, वो पैकेज होते हैं, इसलिए उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, ऑयल सीड्स, ये सब जो है पहले के जमाने में घर पे होता था प्रोसेस, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जैसे मैंने बताया कि अब ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में भी, तो इसलिए अब क्या होता है, सब कुछ प्री पैकेज लिया जाता है, पहले ही पैकेज होता है, वो स्टोर से खरीद के ला सकते हैं, तो इसलिए उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या है, इंडिविजुअल स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, पाउडर्स, मिक्सेस, ये सब बहुत डिमांड में है, और ये सब क्या है, स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल है प्रोसेस हुए हुए. लॉजिस्टिक गवर्निंग ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क फूड इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन. प्रोसेसिंग कंजम्पशन में लॉन्ग गैप है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस कहीं और हो रहा है, ले कहीं और रहे हैं, उसको बांटा कहीं और से जा रहा है, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारी प्रोसेसिंग इसमें इन्वॉल्व है, तो दिस इज कॉल्ड एज मास प्रोडक्शन. जहाँ पे ये लिखा है 10 रिस्क असेसमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल. माइक्रोबियल adaptations, antibiotic resistance, altered human susceptibility, and international traveling have all contributed to increasing incidence of foodborne microbial disease. Microbial disease मतलब कि छोटे छोटे microbial adaptations, antibiotic resistance, altered human susceptibility, and international traveling have all contributed to increasing incidence of foodborne microbial disease. तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो खाने में बहुत जल्दी ग्रो होने लगते हैं और खाना बहुत जल्दी स्पॉइल कर सकते हैं, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका भी ध्यान रखें. और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से भी ज्यादा बढ़ गया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दिस. नियरली हाफ ऑफ द ऑल नोन फूडबॉर्न पैथोजेंस हैव बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द पास्ट 25 to 30 years. तो ज्यादातर हमें सारी बीमारी के बारे में अभी तक पता चल गया है, बट कुछ ऐसे हैं जो अभी भी हमें नहीं पता चले, अननोन ईटियोलॉजी, जो हमें अभी भी पता नहीं चले हैं, और ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए, और हमें बहुत कंसर्न है. दैट इज व्हाई वी नीड टू नो कि है क्या, इसको वी नीड टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज कि कौन कौन से नए पैथोजेंस आ रहे हैं और उनसे हमें कैसे बचना है. एक और फैक्टर है, इंडिया सिग्नेटरी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं WTO, नॉन टैरिफ अग्रीमेंट, which has provided greater access to world markets and opportunities to all countries to enter international trade. तो आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है. इट इज बेसिकली फॉर ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड. तो इससे क्या होता है, इंडिया को बाकी सारे कंट्रीज के मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, इंडिया अपना सामान बाहर के देशों में बेच सकता है और बाहर से सामान इंडिया के अंदर आ सकता है. दिस इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, और ये किसके थ्रू होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है. ऑल द फूड मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द गिवन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी and need to have their products regularly tested. और जब सारे प्रोडक्ट टेस्ट हुए हुए होंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये सेफ है या नहीं, और ये इसमें हेल्प कौन करता है, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. पोल्यूशन इन एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड वाटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर ब्रिंग देयर शेयर ऑफ कंटामिनेंट्स. क्या मतलब हुआ कि पॉल्यूशन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, पानी में, या फिर जिस खाद में हमारा खाना उग रहा है, वो सारा पोल्यूशन खाने के अंदर भी आ जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से उसको वॉश करके खाएं, देखें हम कहाँ से ले रहे हैं, उसमें कितने पेस्टिसाइड्स पड़े हैं. एडिटिव्स सच एज प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स, फ्लेवरिंग. एडिटिव्स का मतलब हुआ जो अलग से ऐड किया हुआ है, एडिटिव्स. तो क्या किया है, प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्टेबलाइजर्स. इससे क्या होता है, जो हमारे खाने की क्वालिटी है वो खराब हो सकती है. So it is very important we check for these. These are known as contaminants. तो ये सारे factors की वजह से बहुत ज्यादा safety का issue आ रहा है. So we need to have safe, wholesome and nutritious food, but is in a highly dynamic food business environment. हाईली डायनामिक फूड बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है और फूड बिजनेस इज ग्रोइंग अ लॉट. सो दैट इज व्हाई इट देयर इज अ बिग कंसर्न फॉर दिस, व्हिच इन टर्न हैज ग्रेटली एक्सपेंडेड द स्कोप एंड हैज इंक्रीज्ड करियर अपॉर्चुनिटीज. तो इसके वजह से सिर्फ बुरा ही नहीं हुआ है, बट ऑल्सो बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है इससे, करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है इससे, तो ये अच्छा भी माना गया है. तो अब हम सीखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है फूड सेफ्टी से. हम सीखेंगे फूड क्वालिटी क्या है,
फूड सेफ्टी क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, कुछ फूड स्टैंडर्ड्स देखेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स देखेंगे। सो फूड सेफ्टी से हमें ये पता लग जाता है कि हाँ जो हमारा खाना है दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये बिल्कुल सेफ है, ये लिया जा सकता है। तो फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक का नाम है टॉक्सिसिटी और दूसरा है हैजर्ड। तो इन दोनों में फर्क समझते हैं। टॉक्सिसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हार्म और इंजरी ऑफ काइंड अंडर एनी कंडीशन। तो टॉक्सिसिटी का मतलब हुआ कि वो कितना आपको हार्म पहुंचा सकता है, कितना ज्यादा, मतलब कितना खराब है वो। हैजर्ड का मतलब क्या होता है, इज द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट हार्म और इंजरी will result when substance is not used in prescribed manner and quantity। हैजर्ड का मतलब है कि वैसे तो वो सेफ है बट वो कितनी इंजरी है, कितना हार्म आपको दे सकता है अगर आपने उसको ज्यादा या कम लिया। तो अब टॉक्सिसिटी क्या है कि वो कितना आपको हार्म दे सकता है, और हैजर्ड मतलब कि अगर हमने उसको कम या ज्यादा लिया, नॉट यूज इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि गलत तरीके से लिया या कम क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी से लिया, तो वो कितना हार्म दे सकता है। तो अगर इनमें कंफ्यूजन हो तो यू शुड आस्क योरसेल्फ दीज टू क्वेश्चन। टॉक्सिसिटी मतलब कि हाउ मच हार्म इट कैन डू, ठीक है, एंड हैजर्ड मतलब हाउ लाइकली इट इज टू कॉज हार्म, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज हैजर्ड। और टॉक्सिसिटी मतलब कि कितना ज्यादा नुकसान होगा मेरे को इससे। हैजर्ड जो होते हैं वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल होते हैं। तो ये तीन तरीके के होते हैं और हमें तीनों तरीके के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई करने को आ सकता है एग्जाम में कि ये फिजिकल है या केमिकल है या बायोलॉजिकल है। तो फिजिकल हैजर्ड इज एनी फिजिकल मटेरियल विच इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन फूड, जो खाने में नॉर्मली नहीं होता है वो फिजिकल हैजर्ड में आता है, जैसे कि वुड, स्टोन, पार्ट्स ऑफ पेस्ट, हेयर एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये बहुत इजी है समझने। हेयर, स्टोन, स्टेम सीड्स, बोन फ्रैगमेंट, फेदर, मैचस्टिक, ज्वेलरी, बटन्स, ये सब खाने में नहीं मिलता है। तो अगर ये खाने में है तो इसका मतलब दिस इज अ फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल मतलब कि हम इसको देख सकते हैं, अपनी आंखों से छू सकते हैं, एंड इट इज वेरी विजिबल, बहुत इजीली हम इसको देख सकते हैं। दिस इज फिजिकल हैजर्ड। अब हम अगला आते हैं इनविजिबल केमिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड जो होते हैं तो एक तो इनविजिबल होते हैं जो हमारी आंखों से दिखते नहीं बट वो हमारे खाने के अंदर होते हैं। उसके क्या कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लीनिंग केमिकल्स या एडल्ट्रेंट्स, एक्सेस ऑफ परमिसिबल फूड एडिटिव्स। मतलब कि वैसे तो एडिटिव्स आप खाने में डाल सकते हैं बट अगर वो ज्यादा डाल दिए जाए तो वो खराब होगा हमारी हेल्थ के लिए। दिस इज ऑल्सो इनविजिबल केमिकल हैजर्ड। non-permissible food additives, veterinary residues, pesticides residues, ये सब हमारे खाने में रह जाए या फिर डाला जाए तो दिस इज कॉल्ड इनविजिबल केमिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड जो होते हैं वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली खाने में डाले जाते हैं। दिस कैटेगरी हैजर्ड इंक्लूड पेस्टिसाइड्स, केमिकल रेजिड्यूज, toxic metals, polychlorinated biphenyls, preservatives, food colors and other additives। तो आपको इन सब के नाम नहीं याद करने बट ये आपको ऐसे रिकग्नाइज करने के लिए आ सकता है कि लेट्स से खाने के अंदर केमिकल रेजिड्यूज है तो वो क्या हुआ, दैट इज अ केमिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। और ये जब हमारे खाने में होते हैं तो फूड बॉर्न पैथोजेंस कहलाए जाते हैं। ये हमारे खाने के अंदर फूड बॉर्न पैथोजन होते हैं और इससे फूड बॉर्न इलनेसेस होती हैं। और वो जो इलनेसेस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होता है इन्फेक्शंस और दूसरा होता है पॉइजनिंग। दो अलग अलग चीजें, हम इनमें फर्क भी सीखेंगे। पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड होता क्या है। वीविल्स, कैटरपिलर, कॉकरोचेस, वॉर्म्स, फ्लाई, ये सब क्या है, ये सब एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जिंदा है, इसलिए बायोलॉजिकल के अंदर है, ये फिजिकल के अंदर नहीं आएंगे। दिस आर बायोलॉजिकल बिकॉज दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब खाने के अंदर हुए, सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल हैजर्ड। एंड विजिबल बिकॉज दिस इज इजीली विजिबल। ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको कॉकरोच दिखेगा नहीं खाने में, ऐसा नहीं है, विजिबल है बहुत इजीली। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड विजिबल बायोलॉजिकल हैजर्ड। इनविजिबल भी होते हैं जैसे कि यीस्ट, प्रोटोजोआ, मोल्ड, वायरस या बैक्टीरिया। ये आपको अपनी आंखों से दिखेगा नहीं, ये माइक्रोस्कोप के अंडर डालना पड़ेगा दिखने के लिए। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनविजिबल माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड। तो माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब माइक्रो मतलब छोटा और बायोलॉजिकल मतलब कि मैंने बताया बिकॉज दीज आर लिविंग, ये सभी लिविंग, ऐसा नहीं कि सब डेड है, तो ये फिजिकल के अंदर नहीं आएगा।
biological, and because this is very tiny and we can't see it with our eyes, this is microbiological hazards. अब मैंने बताया था कि हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल हैजर्ड से दो तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, एक तो फूड इन्फेक्शन हो सकता है और एक फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो दोनों में फर्क क्या होता है? नाउ वी नो कि बायोलॉजिकल हैजर्ड से फूड इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो इसके बारे में और देखते हैं कि ये होता कैसे है। इंजेक्शन ऑफ लाइफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, इंजेक्शन ऑफ लाइफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो हमने अभी बात की कि दे आर अलाइव, तो उनको जब हम खा लेते हैं, वी इंजेस्टेड, जब हम उसको खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और उससे क्या होता है, डिजीजेस होते हैं। सैल्मोनेला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सैल्मोनेला इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है, ये आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होता है, ये एनिमल्स की इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होता है, बट जब हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमें भी डिजीजेस देने लगता है। तो क्या होता है, हीट जो होती है, हीट डिस्ट्रॉय सैल्मोनेला, इसलिए हम क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं लेने से पहले, या फिर एग्स को बॉईल करके खाते हैं। तो रॉ मिल्क एंड एग्स जो होते हैं, इसके अंदर सैल्मोनेला होता है, दैट इज व्हाई वी हीट इट बिफोर वी ईट इट। तो इसलिए पहले उसको हीट से डिस्ट्रॉय करा जाता है, बट अगर हम उसको अच्छे से हीट ना दें या ढंग से उसको ना पकाएं और कच्चा रह जाएगा तो उसमें सैल्मोनेला रह जाएगा। और सैल्मोनेला क्या होता है, वो क्रॉस कंटेमिनेशन से भी स्प्रेड होता है। क्रॉस कंटेमिनेशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैंने चॉपिंग बोर्ड पे कुछ काटा और वहां पे सैल्मोनेला रह गया और फिर उसी चॉपिंग बोर्ड को आपने यूज करा किसी और चीज को काटने के लिए, तो सैल्मोनेला उस पर भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर ऐसे इन्फेक्शन क्या होता है, फैलता है। और जैसे कि सैलेड हमने काटा, सेम चॉपिंग बोर्ड यूज करा और सैल्मोनेला से स्प्रेड हो गया। फूड मे बिकम इन्फेक्टेड बाय सैल्मोनेला if an infected food handler does not wash hand with soap after using bathroom and before touching food। इसलिए कहते हैं कि हमें खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए, बिकॉज अगर हमने अच्छे से नहीं धोए और अगर हमारे हाथों पे सैल्मोनेला हो गया या फिर हमारे हाथ पे सैल्मोनेला है ऑलरेडी, तो फिर वो हम जो खाना खाएंगे उस पे भी आ जाएगा एंड देन वी विल ईट इट, और फिर हमारे को क्या होंगे, डिजीजेस होंगे। सैल्मोनेला कैन रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी बढ़ता है और अपना जो नंबर है वो डबल कर देता है हर 20 मिनट के अंदर। ये आपको याद रखना है कि एवरी 20 मिनट्स इट डबल्स। सिम्टम्स ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शन, सैल्मोनेला इन्फेक्शन से सिम्टम्स होती क्या क्या है, डायरिया, फीवर, पेट में दर्द, अब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट में दर्द। सो ये सारे क्या हुए, कुछ सिम्टम्स हुए, इससे पता चलेगा कि सैल्मोनेला इन्फेक्शन हुआ है। अब एक और टर्म आती है फूड इंटॉक्सिकेशन। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फूड इन्फेक्शन और पॉइजनिंग अलग चीज है, फूड इंटॉक्सिकेशन अलग है। इंटॉक्सिकेशन के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं खाने के अंदर, अगर पैथोजन किल हो गया तब भी, मतलब कि जैसे सैल्मोनेला है वो किल हो भी गया मान लो, लेकिन उसके बैक्टीरिया रह गए और उससे टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो फूड इंटॉक्सिकेशन कहलाएगा। तभी देखो टॉक्सिक वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है इंटॉक्सिकेशन में और टॉक्सिन यहाँ पे भी आ रहा है, so उससे यू कैन रिमेम्बर कि यहाँ पे टॉक्सिन्स की बात हो रही है। तो अगर हमने अच्छे से खाना गर्म कर भी दिया और उसमें बैक्टीरिया रह गए तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन्स जो कि खाने में रह ही जाते। तो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स व्हेन द फूड हैज नॉट बीन हॉट इनफ और कोल्ड इनफ, इसलिए अच्छे से उसको गर्म करना चाहिए या फिर उसको अच्छे से ठंडे फ्रीजर में रखते हैं ताकि क्या हो, हमारा जो टॉक्सिन्स है वो हार्मफुल प्रोड्यूस ना हो और फूड इंटॉक्सिकेशन ना हो। टॉक्सिन्स एंड फूड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय स्मेल, अपीयरेंस और टेस्ट, तो हमें पता लगता ही नहीं है कि हम उसको खा भी रहे हैं, बिकॉज ना वो स्मेल में कुछ पता लगता, देखने में भी ठीक लगता है, टेस्ट भी अच्छा करता है, और बट उसमें हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं। हेंस फूड विच स्मेल एंड अपीयर टेस्ट गुड आर नॉट नेसेसरली सेफ। और इसका एक एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो ये क्या, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये हर जगह पाया जाता है, एयर में, डस्ट में, पानी में, इवन हमारा नेसल पैसेज जो है नाक का, यहाँ पे भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। थ्रोट में भी होता है, स्किन में भी होता है और 50% लोगों के बालों में भी होता है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक है, बट इसका क्या, बैक्टीरिया जो है, इसके बैक्टीरिया से हार्मफुल टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो अगर हम खा लें तो फूड इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। तो इसका सिम्टम क्या है, डायरिया।
Diarrhea is also one of the symptoms of this contamination. Parasites can also cause infestation. Example, worm infestation by tapeworm in pork. अब क्या होता है, कुछ कुछ खाने के अंदर पैरासाइट्स घुस जाते हैं और वो भी खाना खराब कर देते हैं. जैसे कि पोर्क होता है, पिग का पोर्क, तो उसमें क्या होता है, पैरासाइट घुस जाते हैं, जैसे कि वर्म चले जाते हैं पोर्क के अंदर, तो वो हमारा पोर्क खराब कर देते हैं. अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, राघव ate a sandwich which appeared good and smelled pleasant. मतलब बिल्कुल ठीक था वो सैंडविच, बट अगले दिन he complained of severe stomach ache, nausea and vomiting. तो इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे हमने सीखा अभी कि अगर खाना बिल्कुल ठीक भी दिख रहा हो बट फिर भी अगर वो खराब निकले तो क्या होगा? फूड इंटॉक्सिकेशन होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है. और ये हमारा था फूड इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग. तो फूड इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग का एग्जांपल हुआ सैल्मोनेला. फूड इंटॉक्सिकेशन का एग्जांपल हुआ स्टैफिलोकोकस ऑरियस. यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट विच ऑफ द बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट फूड बॉर्न इलनेसेस. मतलब कि सबसे ज्यादा किससे होता है, विच इज सैल्मोनेला. इसका आंसर आप ये नहीं लिखेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसका आंसर होगा सैल्मोनेला, बिकॉज ये सबसे ज्यादा पाया जाता है खाने के अंदर, इससे सबसे ज्यादा डिजीजेस या फूड बॉर्न इलनेसेस होते हैं. सो इसका आंसर होगा सैल्मोनेला. आगे बढ़ते हैं. अमंग द वेरियस हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स आर एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस. जैसा कि मैंने बताया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स इन एरिया ऑफ फूड सेफ्टी, माइक्रोबियल फूडबॉर्न पैथोजन आर स्टिल अ सीरियस कंसर्न. ये अभी भी कंसर्न क्यों है? बिकॉज ये दिखते भी नहीं है, स्मेल नहीं कर सकते इसको. दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी अनसेफ. ये हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारे खाने के अंदर है, और इसका सोल्यूशन हमें अभी भी ढूंढना है. अब यहाँ पे दिया हुआ है, factors that are important in emergence of pathogens include human host, animal host, their interaction with human and pathogen itself, and the environment including how food is produced, प्रोसेस्ड, हैंडल और स्टोर्ड. जैसे कि अगर जो होस्ट ससेप्टेबल हो मैल न्यूट्रिशन के एज के, होस्ट मतलब कि जो इंसान खाना खा रहा है, दैट ही और शी इज कॉल्ड होस्ट. तो अगर उस होस्ट को मैल न्यूट्रिशन हो और या फिर उसकी एज बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, बच्चा हो या फिर ओल्ड एज या फिर कोई कंडीशंस हो जो कि उसको वल्नरेबल बनाते हो, तो क्या होता है, फूड बॉर्न इलनेसेस उसको ज्यादा जल्दी होते हैं. जेनेटिक एक्सचेंज और म्यूटेशन भी बहुत ज्यादा एक रीजन है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से फूड बॉर्न इलनेसेस होते हैं. म्यूटेशन मतलब कि जो जीन्स है वो बदलती रहती है, बार बार बदलती रहती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आता रहता है, म्यूटेशन होता है. एक्सपोजर टू न्यू पैथोजन थ्रू चेंजेस इन ईटिंग हैबिट, क्लाइमेट, मास प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि हमने पढ़ा, ये सब हमारे साथ हो रहा है. तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इंक्रीज इन फूड बॉर्न इलनेसेस है. एग्जांपल्स आर नोरोवायरस, रोटावायरस एंड हेपेटाइटिस ई. इन तीनों के नाम याद रखने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन तीनों के नाम याद रखने हैं. और ऊपर जो दिया हुआ था स्टेफिलोकोकस एरियस और सैल्मोनेला, ये सब क्या करते हैं, इससे क्या होता है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. न्यू पैथोजेंस विल कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड देयर इज अ नीड टू डेवलप मेथड्स टू आइसोलेट देम. हम न्यू पैथोजन जो खराब कर सकते हैं हमारा खाना, वो तो आते ही रहेंगे, एंड वी हैव टू डेवलप अलग अलग मेथड्स कि हम उससे कैसे डील करें, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, हमारे खाने को सेफ कैसे रख सकते हैं. तो हम पहले सीखते हैं कि फूड सेफ्टी के अंदर कुछ कुछ टर्म्स हैं, ये क्या क्या है, इनका मतलब क्या है. ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं और लोग इसको ऐसे अदल बदल के यूज करते हैं, बट इसका मतलब अलग अलग होता है. कंटामिनेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंसेस इन फूड, जैसे कि केमिकल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डाइल्यूटेंट्स बिफोर या ड्यूरिंग या फिर आफ्टर प्रोसेसिंग और स्टोरेज. अगर ये सब जो होता है ये कंटामिनेट कर देता है हमारे खाने को, दिस इज कॉल्ड कंटामिनेशन. कंटामिनेशन किससे होता है? केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डाइल्यूटेंट्स, जो कि खाने पे प्रोसेसिंग होती है उससे पहले या उसके बाद डाला जाए. एडल्ट्रेशन अलग चीज है. एडल्ट्रेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड इज लोअर्ड either by addition of inferior quality material और by extraction of valuable ingredient. मतलब कि जो हमारा खाने की क्वालिटी है वो बहुत गिराई जाती है. कैसे? या तो हम कुछ गलत उसमें खाने में डाल देते हैं
ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए। जैसे स्पाइसेस में ना कुछ कुछ चीजें डाल देते हैं ताकि स्पाइसेस की क्वांटिटी बढ़ जाए, या फिर कुछ अच्छा कुछ होता है उसमें से वो निकाल लेते हैं, तो फिर भी हमारा जो खाने की क्वालिटी है वो गिर जाती है। तो ये इंटेंशनल एडिशन भी होता है और अनइंटेंशनल भी होता है। इंटेंशनल एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस but biological and chemical contamination during the period of growth, storage, processing, transport and distribution of food product is also there. तो दोनों तरीके से होता है, कुछ इंटेंशनली करते हैं चाहकर, और कुछ ये स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट के टाइम हो जाता है खुद से। दिस इज अनइंटेंशनल। इससे क्या होता है, लोअरिंग या डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। एडल्ट्रेंट्स क्या होता है, एडल्ट्रेशन से ही वर्ड आता है एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स वो होते हैं सब्सटेंसेस या वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो अनसेफ होता है हमारे खाने के लिए, which are used to make food products unsafe for human consumption. एडल्ट्रेंट्स जो होता है वो डाले जाते हैं खाने के अंदर और उसको डालने को कहते हैं एडल्ट्रेशन। अब हमने फूड सेफ्टी देख लिया, अब हम देखते हैं फूड क्वालिटी क्या होता है। फूड क्वालिटी रेफर्स टू एट्रीब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंस अ प्रोडक्ट्स वैल्यू टू कंज्यूमर। मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है ये नाम से पता लग रहा है कि उसकी वैल्यू कैसी है कंज्यूमर्स के लिए, अच्छी वैल्यू का या बुरी वैल्यू का है, दैट इज फूड क्वालिटी। तो नेगेटिव एट्रीब्यूट जैसे कि स्पॉइलेज, कंटेमिनेशन, एडल्ट्रेशन, फूड सेफ्टी हैजर्ड, एज वेल एज पॉजिटिव एट्रीब्यूट सच एज कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, ये सब फूड क्वालिटी के अंदर आता है। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मतलब कि इसमें सब कुछ आता है, पूरा ये इज it covers everything, negative as well as positive. So that is why it has factors such as nutritional traits, sensorial properties, मतलब कि कैसे सेंसेस देते हैं, हमारे कलर कैसा, उसका टेक्सचर कैसा है, शेप, अपीयरेंस, टेस्ट, फ्लेवर, सोशल कंसिडरेशन, महंगा है या सस्ता है, उसकी सेफ्टी कैसी है। सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन सब में, बट बाकी सारी चीजें भी देखी जाती हैं। और ये देखने के लिए कि जो हमारा फूड की क्वालिटी है वो अच्छे से मेंटेन हो, सही हो, सेफ और कंजम्पशन हो, तो क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज दोनों ने मिलके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि हमारा खाना ऐसा होना चाहिए, जो कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हाँ ये खाना सेफ है। बिकॉज इसमें क्या है, फूड स्टैंडर्ड्स जो है वो सारे यूज किए गए हैं या फिर फॉलो किए गए हैं। तो दस ऑल फूड सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि सारे के सारे जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज से लेकर एंड स्टेज तक, उगाने से लेकर, भेजने से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो है फूड सेफ्टी इंश्योर करते हैं इन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। और ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे कि क्या क्या देखा जाता है। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्लीनलीनेस, स्टोरेज ऑफ फूड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, फूड का हाइजीन कैसा है, और गुड सर्विस प्रैक्टिसेस, अच्छे से सर्विस हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं, फूड स्टैंडर्ड देखते हैं। मैंने बताया कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा। तो वो क्या है, इससे एक तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ हाइजीनिक होलसम फूड जो है वो इंश्योर होता है कि हमारा जो खाना है वो अच्छा है, साफ है, और इससे ट्रेड में भी मदद होती है, एक जगह से दूसरी जगह खाना पहुंचाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो इसके 4 लेवल्स होते हैं स्टैंडर्ड के। एक तो कंपनी स्टैंडर्ड होता है, एक नेशनल स्टैंडर्ड होता है, तीसरा रीजनल स्टैंडर्ड, चौथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो देयर आर 4 स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन आ सकते हैं, विच आर द 4 लेवल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। सो फर्स्ट इज कंपनी स्टैंडर्ड। नाम से ही पता लग रहा है, prepared by company for its own use. And national standard issued by national standard body. नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी इंडिया के हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या है, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा रीजनल स्टैंडर्ड, नाम से अगेन रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में जैसे सिमिलर जोग्राफिकल क्लाइमेट जिनका होता है वो सब मिलके बनाते हैं, हैव लेजिस्लेशन स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO एंड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC पब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सो ये दो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये दो देते हैं। नाउ फूड स्टैंडर्ड्स के अंदर
दो तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक तो वॉलंटरी और एक कंपल्सरी या फिर मैंडेटरी। तो वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन क्या है? वॉलंटरी ग्रेडिंग जो होती है कि आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। जैसे कि ISI मार्क ऑफ BIS एंड अगमार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड BIS। तो इससे क्या होता है, ये इट डील्स विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स एंड रन्स अ वॉलंटरी सर्टिफिकेशन। जरूरी नहीं है इसको करना, जिसको कहते हैं ISI मार्क फॉर प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड पे ISI मार्क होता है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पे अगमार्क होता है, एग्रीकल्चर AG, अगमार्क AG, इससे याद कर सकते हैं। एंड प्रोसेस्ड फूड के लिए ISI मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ISI मार्क इज मेंशन्ड ऑन द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू डैश, related to processed food. Since government had several regulation and laws, तो गवर्नमेंट के पास ना पहले बहुत सारे लॉज थे, रेगुलेशंस थे, तो बहुत ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल हो गया था समझना। तो उन्होंने क्या किया, सबको एक ही में जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया। सारे लॉज इंटीग्रेट करने के बाद एक लॉ आया, उसका नाम था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, FSSA, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, विच वॉज इन 2006। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब जब एक साथ इंटीग्रेट किया, इसका नाम हुआ FSSA, जिसके अंदर सब कुछ एक साथ आ गया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में है क्या, has been established under Food Safety and Standard 2006, which consolidate various food acts and orders that have been handled, that which are used to handle food related issues in various ministries and departments. The Food Safety and Standard Authority of India was established, बनी क्यों थी, for laying down science based standard for food एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बिल्कुल शुरू से एंड तक वो सेफ रहे ये देखना, और साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड हो, वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन हो कि सेफ है ये देखना। इसलिए बना था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, विच इज गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ऐसा फूड बने। द एक्ट हैज प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कंडीशंस इन एंड अराउंड मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस, assessment and management of risk factors to human health in a scientific manner, which were not specified in PFA. The FSSA reflects the international shift in food laws from compositional standard on vertical standard to safety और horizontal standard. मतलब कि पहले compositional standard पे फोकस था, लेकिन अब क्या आ गया है, सेफ्टी पे ज्यादा फोकस आ गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, has been mandated by Food Safety Standard Act 2006. तो ये जो फसाई के थ्रू आया है FSSA, और इसके फंक्शंस क्या अब हम ये देखेंगे। एक तो पहला फंक्शन है फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन टू ले डाउन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड, कि हमारा जो खाना है वो होना कैसा चाहिए, उसके गाइडलाइंस, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हो, तो वो सेट करता है। फिर मैकेनिज्म एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रीडेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ फूड मैनेजमेंट सिस्टम। अलग अलग जो सर्टिफिकेशन मिलती है खाने के लिए कि ये सेफ है, वो भी कौन देता है, FSSA, टू प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट देता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करता है। कलेक्ट एंड कोलेक्ट डेटा रिगार्डिंग फूड कंजम्पशन, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिस्क, कंटामिनेंट्स इन फूड, रेजिड्यूज, कंटामिनेशन, ये सब का डेटा भी कलेक्ट करता है FSSA। और क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क अराउंड द कंट्री, पूरे कंट्री में इंफॉर्मेशन अच्छे से फैले, सब अवेयर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड ट्रेनिंग इन प्रोग्राम फॉर पर्सन हु आर इन्वॉल्व्ड और इंटेंड टू गेट इन्वॉल्व इन फूड बिजनेसेस, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करता है, यानी एजुकेशन भी देता है। कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर फूड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी ये प्रोवाइड करता है। एंड प्रमोट जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स। अब हम आते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स इन एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड, क्वालिटी, रिसर्च एंड ट्रेड। तो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं 3 हमको, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फूड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्ले अ की रोल इन एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड, सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो ये 3 है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा।
तो एक एक करके देखते हैं है क्या। CAC इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, मतलब ये केवल एक गवर्नमेंट की नहीं है, अलग अलग गवर्नमेंट्स को मिला के बना है बॉडी, and with objective of establishing international standard to protect health of consumer and facilitate food and agricultural trade. तो trade भी important है यहाँ पे, and the safety of food is also important. In 2017, membership of Codex was 187 member countries and one member organization, European Community. EU जिसको कहते हैं वो भी एक organization थी, वो भी इसका part थी, और 187 other countries were also part of it. India is a member through Ministry of Health and Family Welfare. CAC has become single most important international reference point for developments associated with food standard. मतलब it is very important. The document published by CAC is Codex Alimentarius. तो वो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं, उसका नाम है Codex Alimentarius. उसका मतलब होता है फूड कोड एंड इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली अडॉप्टेड फूड स्टैंडर्ड्स. तो सारे फूड स्टैंडर्ड्स क्या है इस फूड कोड के अंदर लिखे गए हैं. द डॉक्यूमेंट इंक्लूड स्टैंडर्ड, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस, ये सब उसके अंदर होता है ताकि फूड ट्रेड अच्छे से हो. फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड. प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट which was in 1954, PFA was enacted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PFA निकाला था 1954 के अंदर. सो जैसे कि नाम से पता लग रहा है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, इसको एडल्ट्रेशन से हमारे खाने को बचाना था. तो उसके अंदर क्या क्या आता थे, 3 ऑर्डर्स या फिर एक्ट्स थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना. ये तीनों ऑर्डर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर स्पेसिफाइड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसके अंदर आते थे. मीट फूड प्रोडक्ट के अंदर अगेन नाम से ही पता चल रहा है मीट प्रोडक्ट्स आते थे. वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट के अंदर वनस्पति, मार्ग्रेन, शॉर्टनिंग आती थी. ये शॉर्टनिंग, मार्ग्रेन, वनस्पति, ये सब वेजिटेबल ऑयल के अंदर आता है. तो ये सब भी कंसोलिडेट हो गया, जैसे मैंने बताया था, सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया और वो आ गया फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर. सेकंड हम आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ISO. ISO इज अ वर्ल्ड वाइड नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन. जो CAC था वो इंटर गवर्नमेंटल था, ये है नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड bodies. The mission of ISO is to promote development of standardization and related activities with a view to facilitate international exchange of goods and services. तो international exchange का मतलब अगेन वही हो गया ट्रेड एंड देन डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अच्छे से गाइडलाइंस देना, एंड डेवलप कॉपरेशन इन स्फीयर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ये मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आप इनको याद करके पूरे सेंटेंसेस बना के इसको डिफाइन कर सकते हैं. ISO, द वर्क डन बाय ISO रिजल्ट्स इन इंटरनेशनल अग्रीमेंट. तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर पब्लिश हुए जाते हैं. ISO 9000 is an international reference for quality requirement. It is concerned with quality management. जो हमारे खाने की क्वालिटी है वो कैसी है, ये ISO 9000 से देखा जाता है. अडॉप्शन ऑफ दी स्टैंडर्ड इज वॉलंटरी, मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको अडॉप्ट कर सकते हो वरना नहीं. द डिफरेंस बिटवीन कोडेक्स एंड ISO आर गिवन बिलो. तो हम ये डिफरेंस देख लेते हैं, इससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. तो कोडेक्स क्या क्या है, यूज टू डेवलप नेशनल रेगुलेशन, और ISO क्या है, वॉलंटरी है और ये नेशनल के लिए नहीं है. एंड कोडेक्स का क्या है, जो थोड़ा स्लो टू चेंज है, एकदम बहुत रैपिडली चेंज नहीं होता है. बट ISO को क्या है, स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 5 years. दिस इज मैंडेटरी, 5 साल में करना ही है रिव्यू. कोडेक्स का क्या है, डिस्क्राइब मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस, मतलब इतना तो करना ही, मिनिमल, इससे नीचे नहीं हो सकता. ISO क्या है, करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस बताता है, मतलब ये वॉलंटरी है और ये इतना जरूरी नहीं है बिकॉज ये थोड़ा हाई लेवल है. वो मिनिमल बताता है, ये थोड़ा करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस. तो ये दो इसके डिफरेंसेस हो गए. अब हम तीसरे पे आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि मैंने पहले बताया, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1995. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेड, हेल्प इन ट्रेड फ्लो स्मूथली, फ्रीली, फेयरली, predictably by administering trade agreement.
अब ट्रेड अच्छे से होगा कैसे? ट्रेड अग्रीमेंट्स के थ्रू, सेटलिंग ट्रेड डिप्यूट्स। डिस्प्यूट्स क्या, कुछ लड़ाइयाँ होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है कंट्रीज के बीच में, तो वो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखता है। असिस्टिंग कंट्रीज इन ट्रेड पॉलिसी इश्यूज, और ट्रेड पॉलिसी इश्यूज कोई होते हैं तो उसमें कंट्रीज की हेल्प करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कवर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तीनों याद रखने हैं। क्या कवर करता है? Goods, services, intellectual property. In order to enforce adoption and implementation of standard, there is a need for strong food control system. मतलब कि अगर हमारा चाहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन हो या स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करा जाए, तो उसके लिए कोई फूड कंट्रोल सिस्टम भी तो होना चाहिए, वरना कोई फॉलो ही नहीं करेगा। इसके लिए फूड इंस्पेक्शन और एनालिटिकल कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच टू कंपोनेंट्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन इफेक्टिव फूड कंट्रोल सिस्टम। तो फूड इंस्पेक्शन और एनालिटिकल कैपेबिलिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? कंफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट टू स्टैंडर्ड इज वेरीफाइड थ्रू इंस्पेक्शन। कंफॉर्मिटी मतलब आप कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे गाइडलाइन से अडहियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो देखा जाता है फूड इंस्पेक्शन में, इंस्पेक्शन करके। गवर्नमेंट म्युनिसिपल अथॉरिटीज अपॉइंट की जाती हैं, फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो देखते हैं, लैबोरेटरीज में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारा फूड स्टैंडर्ड जो है फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनालिटिकल कैपेबिलिटी, देयर इज अ नीड फॉर वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ आर्ट एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज। मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास फूड इंस्पेक्टर्स हैं तो काम हो जाएगा, बट वी ऑल्सो नीड लैबोरेटरीज जहाँ पे हम एनालिसिस कर पाए खाने का, स्टैंडर्ड का, कैसा खाना है। दे शुड बी वेल ट्रेन पर्सनल, मतलब कि जो काम करने वाले उनमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, लैबोरेटरीज अच्छी होनी चाहिए। तो क्या होगा, एनालिटिकल कैपेबिलिटी के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। उसके बाद हम अच्छे से पता लगा पाएंगे स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं। नाउ कमिंग टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो फूड हैजर्ड कैन एंटर एंड कम इनटू फूड एट एनी स्टेज ऑफ फूड चेन, शुरू से लेकर एंड तक, मतलब बिल्कुल मैन्युफैक्चर या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर मेकिंग ऑफ द फूड, प्रोसेसिंग, हर स्टेज के अंदर फूड हैजर्ड हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर स्टेज पे उसको देखा जाए वो ठीक है या नहीं है। Food safety and quality can be ensured through these three: good manufacturing practices, good handling practices, hazard analysis, critical control points. तो हम ये तीनों देखते हैं होता क्या है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं वो चेक किया जाता है कि प्रोएक्टिव स्टेप्स टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर सेफ। जो मैन्युफैक्चरर है वो स्टेप्स लेते हैं कुछ ऐसे कि देखा जाए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ टू कंज्यूम है या नहीं है। इट एनेबल्स टू मिनिमाइज और एलिमिनेट कंटेमिनेशन और फॉल्स लेबलिंग। कंटेमिनेशन मतलब कुछ भी बाहर से गलत आ जाना अपने खाने के अंदर, या फिर लेबलिंग गलत हो जाना, इस सब को बहुत, ये सारी गलतियां कम करने के लिए भी यूज होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इससे क्या होता है, हेल्प कंज्यूमर को होती है, मिसलेड होने से वो बच जाते हैं, मतलब उन्हें ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उन्हें ठीक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कौन से प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो हार्मफुल है या नहीं है वो भी पता लगता है। GMP is a good business tool that helps to refine compliance and performance by manufacturers and producers. अगला आता है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। हैंडलिंग मतलब कि कैरी कैसे हो रहा है वो देखा जाता है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फ्रॉम फार्म टू स्टोर और कंज्यूमर। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बिल्कुल शुरू से एंड तक है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव। In order to identify potential sources of risk and indicate what steps and procedures are taken to minimize risk of contamination, मतलब कि कौन से steps लिए जाते हैं कि contamination ना हो बिल्कुल शुरू से end तक। और जो भी लोग खाना हैंडल कर रहे हैं या उसको छू रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं, वो सारी हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये भी देखा जाता है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस के अंदर। लास्ट में आता है Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP. It is a means of providing assurance about safety of food, कि हमारा खाना सेफ है ये अश्योर करता है HACCP। तो ये एक अप्रोच है फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज की, फूड मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज की अप्रोच, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स हर एक स्टेप पे देखे जाते हैं कि वो ठीक से
वो उनका ठीक से प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं, वो सेफ है या नहीं, ये हर एक स्टेप पे देखा जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम शुरू में देखा जाता है या एंड में, नहीं, बीच बीच में भी देखा जाता है। In each individual step in a specific process are considered in detail. It involves, उसमें होता क्या क्या है अब, identifying of hazards, assessment of chances of occurrence of hazard during each step या फिर stage in food chain, raw material procurement, manufacturing, distribution, usage of food product, defining measures of hazard control, ये सब किसके अंदर आता है, HACCP के अंदर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, support or answer with various reasons why HACCP should be implemented। हमें HACCP की जरूरत ही क्या है, तो यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। एक तो ये प्रिवेंटिव अप्रोच है, ये खाना खराब होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है, बिकॉज ये हर स्टेप पे देखते हैं। एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, जो कि बहुत जरूरी है। एंड प्रोडक्ट मतलब जब हमारा सारा खाना प्रोसेस हो जाता है उसके बाद देखने से अच्छा हम उसको हर स्टेप पे देखा जाए, उससे क्या होता है, हमारा एक तो टाइम बचता है। एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन से क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो एक्सपेंसिव होता है और प्रॉब्लम बाद में पता लगती है। इसमें टाइम भी बचता है हमारा, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है HACCP, और प्रॉब्लम पहले ही पता लग जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट HACCP enable us to detect hazards at any स्टेज, और फिर हम क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं उस स्टेज के ऊपर ही कि हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। इट एनेबल प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्सपोर्टर्स टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर फॉर अश्योरिंग फूड सेफ्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोसेसर, प्रोड्यूसर, ये सब हमारा जो रिसोर्सेज है बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। और FSSA 2006 में जो आया था वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है फूड सेफ्टी की HACCP, GMP और GHP के अंदर, जो हमने अभी 3 ऊपर पढ़े हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू FSSA 2006। और इट अश्योर्स कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि एक बार बस क्वालिटी अच्छी हुई, हमेशा क्वालिटी अच्छी रहती है थ्रू HACCP। अब हम फाइनली सीखते हैं अबाउट द स्कोप ऑफ दिस होल फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड सेफ्टी, कि हमारा आगे जाके इसमें फ्यूचर कैसा है और अभी इसमें हमारा फ्यूचर अभी कैसा चल रहा है। तो अब हम आते हैं स्कोप पे कि फूड प्रोसेसिंग का और टेक्नोलॉजी का स्कोप कैसा है और हमारा इंडिया इसमें कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ इन एरिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट्स फॉर 26%, विच इज अ लॉट इन GDP। और ये इससे क्या है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ रहा है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ रही है टू अचीव अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी प्रोटेक्शन। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है कि हमारा जो खाना है वो सेफ हो और अच्छे से उसको सैनिटाइजेशन हो, वो साफ हो, हाइजीनिक हो। तो यहाँ पे ये बता रखा है, प्रोफेशनल्स हु टेक अप करियर इन दिस एरिया need to have adequate knowledge and expertise किस किस चीज में, फूड केमिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि ये सब फूड सेफ्टी से रिलेटेड है तो इस सब की नॉलेज होनी भी इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो यू शुड नो अबाउट फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉज एंड सेंसरी इवेल्युएशन, अगर आपको इसके अंदर जाना है, इस फील्ड के अंदर। प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो वर्क इन वॉलंटरी एजेंसीज जैसे कि अगमार्क, BIS, एज वेल एज इन क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज। मैंने जैसे पहले बताया वॉलंटरी एक तो होती है और एक नॉन वॉलंटरी होती है, जैसे मैंडेटरी कहते हैं। तो अगमार्क और BIS वॉलंटरी एजेंसीज हैं, यहाँ पे भी काम करने का ऑप्शन होता है। वन कैन वर्क एज फूड ऑडिटर। फूड ऑडिटर क्या करते हैं, वो इंस्पेक्ट करते हैं कि खान की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं है। फर्दर लार्ज फूड इंडस्ट्री, फ्लाइट किचन्स have in-house quality control unit require trained professional। फ्लाइट किचन, लार्ज फूड इंडस्ट्री, सब स्पेशल तरह की सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे भी ट्रेन प्रोफेशनल्स की जरूरत होती। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो वन कैन इनिशिएट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज, आप खुद का काम चालू कर सकते हैं थ्रू एनालिटिकल फूड लैबोरेटरी, फूड सेफ्टी कंसल्टेंसी, फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन एजुकेशन। तो फूड इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो इस फ्लो चार्ट से समझा रखी है कि आप एनालिस्ट बन सकते हैं,
या फिर HACCP के मेंबर बन सकते हैं, ट्रेनर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, research and development department, quality control manager, food auditor. These are all job opportunities in food industry. Now, placement options are emerging at different levels in both regulatory and health agencies. Integrated approach in home science curriculum, especially in discipline of food science and nutrition, impart knowledge and improve safety and quality. क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि होम साइंस के थ्रू भी हमारे को नॉलेज मिल रही है, जैसे कि अभी हमने सीखा अबाउट फूड सेफ्टी, प्रोसेसिंग एंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, और ये हमें सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में भी बताते हैं. एक स्पेशल कोर्सेज भी आते हैं जो आप कर सकते हैं. The courses enable to develop skills necessary to understand and manage food safety hazard. कुछ करियर एवेन्यूज दिए हुए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया फूड ऑडिटर कर सकते हैं आप, बन सकते हैं आप टीचिंग एकेडमिक्स, रिसर्च साइंटिफिक राइटर्स, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जैसे कि ISO में काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज के अंदर एज एनालिस्ट और मैनेजरियल लेवल पे फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज में, और या फिर इनवॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन वेरियस कैपेसिटी. सो विद दिस हमारा चैप्टर होता है खत्म. आई होप आपको पूरा समझ आया हो. अभी तक देख रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.